गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं नंद किशोर सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपका स्वागत है। कक्षा 10 विषय सामाजिक में लोकतंत्र, चैप्टर फर्स्ट सत्ता की साझेदारी। तो हमने देखा प्यारे बच्चों कि बेल्जियम देखा हमने। बेल्जियम जो कि यूरोपीय महाद्वीप का एक छोटा सा देश था जो हरियाणा राज्य से छोटा है और इसकी जातीय बनावट थोड़ी जटिल थी, जिसमें बेल्जियम में फ्रेंच और डच भाषी लोग रहते थे, है ना। उसी प्रकार हम आज श्रीलंका को भी देखते हैं। श्रीलंका क्या है कि एक द्वीपीय देश है। कैसा देश है? द्वीपीय देश, ठीक है ना, जो तमिलनाडु के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि आप देखिए ये श्रीलंका है ना। श्रीलंका क्या है? एक द्वीपीय, क्या है? एक द्वीपीय देश है और जो कि तमिलनाडु के दक्षिणी तट से, तमिलनाडु है, इसकी राजधानी क्या है? चेन्नई है, ठीक है। और श्रीलंका की राजधानी कोलंबो की दक्षिणी तट की तरफ स्थित है, ठीक है ना। तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, क्या है? कोलंबो। और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। दक्षिणी तट के कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है, ठीक है ना। अब आप इस मैप को देखिए, जिसमें कि बताया गया है कि ये जो है वो श्रीलंकाई तमिल, ऊपर की तरफ श्रीलंकाई तमिल रहते हैं। और ये जो ब्लैक स्पॉट्स हैं ये वाले, इसमें मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं, ठीक है ना। तो और ये सिंहली करीब कितने हैं? 74%। कितने हैं? 74%। और उसके बाद ये है हिंदुस्तानी तमिल, और कुछ ईसाई लोग भी है ना। तो इस प्रकार हमने देखा ये हिंदुस्तानी तमिल, ये श्रीलंकाई तमिल है, जो कि करीब करीब होंगे 80%। कितने? 80% होंगे। ये 80% है। हिंदुस्तानी और श्रीलंकाई तमिल माने तो ये 80% है। दोनों क्या है? 80% है। तो इसमें कुछ ईसाई लोग भी थे और कुछ मुस्लिम लोग भी थे। यहाँ पे कोलंबो, ये राजधानी कोलंबो है ना। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये श्रीलंका की बनावट है और इसकी आबादी करीब कितनी है? 2 करोड़ है। कितनी है? 2 करोड़, यानी कि हरियाणा के बराबर। क्या है? हरियाणा के बराबर। जबकि हमने बेल्जियम को देखा था तो ये क्या था? ये करीब करीब हरियाणा से छोटा था। हरियाणा राज्य से छोटा था। और ये हरियाणा राज्य के बराबर है। तो श्रीलंका क्या है? एक द्वीपीय देश है, इसकी राजधानी कोलंबो है, और जो कि तमिलनाडु, भारत के साउथ की तरफ दक्षिण का जो राज्य है तमिलनाडु, जिसकी राजधानी चेन्नई है, उसके दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़, यानी कि हरियाणा के बराबर है ना।
तो दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग हैं। जिस प्रकार देखा कि बेल्जियम में जातीय बनावट बहुत ही जटिल थी, जिसमें फ्रेंच, डच इस प्रकार के लोग थे, और इसकी जो बेल्जियम की राजधानी थी ब्रुसेल्स, उसमें जस्ट इसका उल्टा ही था, है ना। तो इस प्रकार इनमें भाषाई टकराव होने लगा। उसी प्रकार श्रीलंका में भी यही प्रॉब्लम है कि सबसे प्रमुख सामाजिक समूह किनका था? सिंहलियों का था। किनका था? सिंहली का, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% थी। कुल आबादी की 74% थी। फर्स्ट पे ये कौन थे? सिंहली थे। फर्स्ट पे कौन थे? सिंहली। और सेकंड पे है तमिलों का नंबर रहता है। किन का नंबर रहता है? तमिलों का नंबर रहता है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18% थी। कितनी थी? 18%। तमिलों में 2 समूह थे। तमिलों में कितने समूह थे? 2। श्रीलंकाई समूह 30% और हिंदुस्तानी तमिल थे। यानी कि इनमें श्रीलंकाई जो मूल थे वो ज़्यादा थे, है ना। फिर देखिए हिंदुस्तानी तमिल, जो औपनिवेशिक शासन काल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। औपनिवेशिक काल यानी कि अंग्रेजों के समय ये औपनिवेशिक शासनकाल था। जो बागान, बड़े बड़े बागान होते थे, वहाँ काम करने के लिए भारत से ये हिंदुस्तानी जो तमिल है वो भारत से लाए गए लोगों की संतान है। हिंदुस्तानी जो है ना तमिल, ये भारतीय लोगों से लाए गए लोगों की संतान है। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि औपनिवेशिक काल में अफ्रीका में जो वेस्ट इंडीज़ है, वहाँ पे जो भारतीय लोग मजदूरी करने के लिए गए थे उनको क्या कहते हैं? गिरमिटिया। क्या कहते थे? गिरमिटिया। तो उसी प्रकार ये जो हिंदुस्तानी तमिल है वो भी औपनिवेशिक काल में बागानों में, बड़े बड़े बागानों में काम करने के लिए गए और वहीं जाके बस गए। तो भारत से लाए गए लोगों की संतान है, वो वहीं के रहवासी रह गए थे। अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं। बौद्ध भाषा, बौद्ध धर्म के लोग थे। अधिकतर सिंहली जो लोग थे वो बौद्ध धर्म के थे, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू थे। तमिल भाषी में कुछ कहते हिंदू थे। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें आ गया है कि अधिकतर सिंहली भाषी किस धर्म के लोग थे? बौद्ध थे। और दूसरे तमिल भाषी लोगों में कौन थे? हिंदू लोग थे। तो इस प्रकार हमने देखा कि श्रीलंका में कुल जनसंख्या के 74% सिंहली और 18% तमिल और करीब करीब 7% अपन देख सकते हैं ईसाई लोग थे। और श्रीलंका और देखा गया कि श्रीलंका जो कि दक्षिणी एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका में भी कई जाति समूह के लोग थे। इस देश का सबसे प्रमुख जातीय समूह सिंहलियों का था, जो 74% था। और इसमें सिंहली ज़्यादातर क्या थे? बहुसंख्यक थे। तो श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा कितने प्रतिशत था? 7% था। कितने प्रतिशत था? 7% था। ठीक है ना। तो ये 7% था इसमें।
और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषा बोलते थे। अब अपने को ध्यान देना है कि देख लिए सिंहली 74, तमिल 80% है ना। और इसमें देखा जाए तो श्रीलंकाई जो तमिल थे उनकी संख्या ज़्यादा थी। श्रीलंका तमिल इनकी संख्या ज़्यादा थी। और जो ईसाई लोग थे, ईसाई फिर मुस्लिम न्यून में थे, मुस्लिम न्यून थे। ईसाई जो लोग थे वो 7% थे, जो क्या करते थे, दोनों ही भाषाएं बोलते थे। सिंहली भी बोलते थे, सिंहली भी बोलते थे और तमिल भी बोलते थे। ये 7% थे। तो इस प्रकार जातीय बनावट में हर भाषा के लोग थे, लेकिन इनमें सिंहलियों को ज़्यादा मान्यता मिली। सिंहलियों को ज़्यादा मान्यता मिलने से उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई। तो अब देखिए श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, बहुसंख्यक क्या होता है कि बहुसंख्यक का अर्थ होता है कि कोई समुदाय बहुसंख्यक का मतलब होता है कोई समुदाय अपने मन माने ढंग से देश का शासन कर सकता है और अल्पसंख्यक की ज़रूरतों की अवहेलना करता है। इसमें क्या हो गया, अल्पसंख्यक लोग थे जिनका संख्या कम थी, उनकी ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखा जाता था। और बहुसंख्यक जो जैसे सिंहली थे, सिंहली की संख्या ज़्यादा थी, तो वो अपने मनमाने ढंग से कार्य करते थे। शिक्षा में देखो, नौकरी में देखो, हर कहीं भी उनको सुविधाएं ज़्यादा मिलने लगी, तमिलों को कम मिलने लगी। और ईसाई और इनकी तो प्रतिशत भी कम था, मतलब वो था, इनका तो बिल्कुल न्यून में था। तो सिंहली अपने मनमाने ढंग से कार्य करते थे। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1948 में, ठीक है ना। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपने बहुसंख्या के बल प्रशासन पर प्रभुत्व जमाया। किस समुदाय ने? सिंहली समुदाय की संख्या ज़्यादा थी, तो वो अपने मनमाने ढंग से कार्य करते थे। मैंने आपको बताया नहीं, बहुसंख्यक में कोई भी ये मान्यता है कि अगर कोई भी समुदाय बहुसंख्यक हैं तो वो अपने मनमाने ढंग से देश का शासन चला सकता है। इसके लिए वो अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत है, इच्छाओं की अवहेलना भी कर सकता है, उसकी इच्छा अनुसार वो कार्य कर सकता है, ठीक है ना। और जातीय में भी साझा संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। किसी भी जातीय समूह के सभी सदस्य मानते हैं या उनकी अनुपत्ति समान पूर्वजों से ही होती है, चाहे शारीरिक बनावट हो या संस्कृति जैसी कोई भी चीज हो, है ना। इसी वजह से सिंहलियों का प्रभुत्व ज़्यादा था, क्योंकि उनकी बहुसंख्या यानी कि संख्या ज़्यादा थी। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुत्व कायम रखने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति
के तहत कई कदम उठाए। अब लोकतंत्र में भी जब से चुनाव होता था प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, तो उसमें जो निर्वाचित जो होते थे वो भी ज़्यादातर सिंहली समुदाय के लोग ही आते थे, और अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के कारण, बहुसंख्यक कारण, उनकी संख्या ज़्यादा होने के कारण, उनका प्रतिशत ज़्यादा होने के कारण वो कई तरह के अपने समुदाय के लोगों को भी फ़ायदा पहुंचाते थे और अपना प्रभुत्व जमाए रखते थे वहाँ पर। तो फिर देखिए 1856 में, कब 1856 में एक कानून बनाया गया। कानून कब बनाया गया? 1856 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल भाषियों को दरकिनार करके सिंहलियों को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दी गई। सिंहली को एकमात्र राजभाषा कब घोषित की गई? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सिंहलियों की राजभाषा कब घोषित की गई? 1856 में। क्योंकि पहले कहा था मैंने सिंहलियों की बहुसंख्यक है, तो वो अपने मन मर्जी से कार्य करते हैं, और एक कानून भी बना दिया गया। तो उस कानून के तहत उसको एक राजभाषा घोषित कर दी गई कि जितना भी जो कानूनी कार्य होगा, जितना भी जो काम होगा, वो सिंहली भाषा में ही होगा, तमिल भाषा में नहीं होगा, और भी कोई दूसरी भाषा यूज़ नहीं की जाएगी, है ना। उसके बाद अभी तो इन्होंने बहुत कुछ आगे भी किया है कि विश्वविद्यालय यानी कॉलेजों और सरकारी नौकरियों में भी सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति अपनाई। मान लो कोई वैकेंसीज खुली है या कोई जॉब है, तो उसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा सिंहलियों का प्रतिशत था। सिंहली ज़्यादा लिए जाते, और ये मान लो ये पूरा ये पूरा है ना, और इसमें ईसाई भी आते, श्रीलंकाई तमिल भी आते, हिंदुस्तानी तमिल भी आते, और मुस्लिम भी आते, और कुछ बौद्ध भी आते। इस प्रकार इनमें ये प्रतिशत बढ़ जाता था, और ये जो है 80% क्या 85% करीब ये सिंहलियों को मिलता था, और 50% में ईसाई, श्रीलंकाई तमिल, हिंदुस्तानी तमिल, मुस्लिम ये लोग आते थे। तो इनमें वो बंटवारा हो जाता था, मतलब प्राथमिकता ज़्यादातर उनको दी जाती। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण व बढ़ावा देगी। किसको? बौद्ध मत को संरक्षण, सुरक्षा और बढ़ावा देगी। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उन्हें बेगानापन कर दिया। बेगानापन यानी पराया, अपने देश में होते भी अपने देश के वासी नहीं होते थे वो। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। किनको? तमिल लोगों को लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां हैं और उनकी भाषा और संस्कृति सभ्यता को लेकर संवेदनशील नहीं है। उनको दरकिनार किया जा रहा है, उनकी भाषा को लेकर, उनकी संस्कृति को लेकर, उनके कल्चर को लेकर उन्हें एक हाशिए में डाल रहे हैं। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है। किनको लगा? तमिल लोगों को, मुस्लिम लोगों को, ईसाई लोगों को ये लगा कि उनकी राजनीतिक जो अधिकार है उनसे उनको वंचित किया जा रहा है। ठीक है ना। नौकरियों और फायदे कि अन्य कामों में, नौकरियों और फायदे हर प्रकार के
जो शिक्षित लोग हो, अशिक्षित लोग हो, या किसी भी जॉब में हो, कार्य में हो, मजदूरी में हो, हर प्रकार से उन नौकरी और फायदों के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव किया जाता था। अनटचेबिलिटी, और उनके हितों की अनदेखी की जा रही थी, उनके हित के बारे में कोई नहीं सोच रहा था। परिणाम ये हुआ कि तमिल और सिंहली समुदाय के संबंध बिगड़ते गए। जिस प्रकार बेल्जियम में आपने देखा था ना, बेल्जियम में फ्रेंच और डच लोगों के धीरे धीरे संबंध बिगड़ने लगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपको वीडियो अच्छी तरह से सुनना है, समझना है और प्रश्नों को तो ढंग से देने हैं। ठीक है, डेट लगानी है। और ये बेल्जियम के बाद श्रीलंकाई द्वीप का हुआ है। उसके बाद आगे भी अभी तो सत्ता की जो साझेदारी में क्या क्या कार्य होंगे, कौन से गृह युद्ध होंगे, कौन से सामुदायिक सरकारें आएगी, किस प्रकार जातीय बुनावट हुई, किस प्रकार कार्य हो, किस प्रकार कानून बने, वो सारे कार्य होंगे। थैंक यू।